सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सवम फिजिक्स क्लासेस पर। जैसा कि टेक्निकल इशू के कारण कल एक क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड लेशन या कह सकते हैं फर्स्ट लेशन के बारे में। आपने बात कर ली थी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेशन, जो कि स्टार्ट होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स से। कहाँ से? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लो कि आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, ये आप एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है ना। कैसे? जैसे आपका मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही बेटा? 1 2 3 4, तो फाई ए इक्वल टू 4। समझे? मतलब अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा जी। किससे? फाई ई से। तो फाई ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्लियर है ना बेटा? कैसी राशि? वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि? तो वैद्युत फ्लक्स यह एक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, और कॉस हो तो अदिश, साइन हो तो सदिश, तो यह एक अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। इसका वेक्टर रूप भी आ सकता है। वेक्टर रूप, अगर वेक्टर रूप के बारे में बात करेगा तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट ए, जी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें एक बात और है कि मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक, तो मात्रक कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ई है, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, मतलब बटे कूलम, ठीक है। और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया इसका मात्रक। इतना इसके बारे में आपको याद रखना। उसके बाद अगर बात करें कि वैद्युत फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब न्यूनतम होगा, तो कुछ विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां चलिए, जैसे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र आपका कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में है और कोई पृष्ठ हमारा ऐसे हाथ मान लें अभिलंबवत रखा है, कैसे रखा बेटा? अभिलंबवत रखा है। अभिलंबवत रखने का तात्पर्य ये है
कि यहाँ पे ऐसे अभिलंब रखा है, मतलब ऐसे। तो अब यहाँ पर थीटा कितना होगा ये आपको देखना है। तो थीटा जो है, देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। और एक सेकंड फ्रेम से कर लेता हूँ बेटा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो सेम है। तो अगर हम बात करें मतलब इस डायरेक्शन में, और अगर क्षेत्रफल क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि जो एंगल होता है वो किसके किसके बीच का, ई और ए के बीच में, मतलब जो कोण है, कोण किसके किसके बीच का है, ई और ए के मध्य का कोण, मध्य का कोण। अब हमको ई तो पता हो गया, लेकिन ए कैसे निकालेंगे बेटा जी। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश, यहां पर मैं एक नोट से लिखे दे रहा हूं, नोट नोट क्या है कि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। ये आपको याद रखना है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है बेटा, अभिलंबवत होता है, इसको याद रखें। मतलब अगर इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश देखा जाए तो ये डायरेक्शन मतलब अभिलंबवत, इस हथेली का क्षेत्रफल सदिश अगर देखा जाएगा तो ऐसे ऊपर की ओर, अगर ऐसे हथेली कर दें तो ऐसे, और हथेली अंदर की ओर, क्लियर है। बोर्ड पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सामने की ओर, आपकी ओर, क्लियर है ना। जैसे ये हथेली है तो इसका क्षेत्रफल सदिश आपकी डायरेक्शन में, अगर इसके ऐसे कर दें तो इसका सदिश ऊपर की ओर, अगर ऐसे कर दें तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ, नीचे की ओर। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रश्न रखा है वो कैसे रखा बेटा, अभिलंबवत। जब पृष्ठ का हिस्सा हो बेटा अभिलंबवत हो, अभिलंबवत स्थित हो, तो थीटा बराबर कितना है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब सेम होगी तो थीटा बराबर कितना होगा, जीरो। थीटा बराबर जीरो। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू भैया होती है कितनी, कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब देखो अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ई ए हो जाएगा, फाइनल है। अब इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में, ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश या समांतर हो, क्लियर है। एक सेकेंड कर दिया, कोई बात नहीं, हम सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। चलो सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो या अनुदिश हो बेटा, अनुदिश, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो चलो पहले वैद्युत क्षेत्र बनाए, इसी में हम बना देते हैं। चलिए जैसे मान लो ये, इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो समझ में आ गई, क्लियर। अब इसमें अनुदिश मतलब ऐसे रखा हो पृष्ठ, ऐसे बेटा हथेली के जैसे, तो अगर पृष्ठ ऐसे रखा होगा तो कुछ इस प्रकार से ये पृष्ठ स्थित। अब अगर इसका क्षेत्रफल सदिश देखा जाए तो मैंने अभी कहा था हथेली का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की ओर, तो इसका भी क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की ओर, क्लियर। अगर ऊपर की ओर होगा तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, तो एंगल कितना बन गया 90,
तो थीटा इक्वल टू 90। और अगर थीटा 90 होगा तो फाई ई बराबर क्या हो सकता है, ई ए कॉस 90। और कॉस 90 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, पता ही होगा, कॉस 90 होता है 0। क्या होता है, 0। तो कॉस 90 0 होता है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। और कॉस 90 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, अरे सॉरी 0, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर। तो ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में इतना था। अभी और वैद्युत फ्लक्स के बारे में उनको जानना है। जैसे अगर आपसे सपोज कह दे कि एक कमरा है और कमरा के बाहर एक चार्ज रखा है, और उस चार्ज से उस कमरे से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो कई सारे तरीके ऐसे पूछा जा सकता है। तो चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समझ में आ गया, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, चलिए। चलो, जैसे मान लो नोट, क्यू चार्ज, हाँ देखो ऐसे प्रवेश करेगा, इससे बाहर निकलेगा। तो हमारा फ्लक्स दो जगह होगा बेटा, एक जब प्रवेश करेगा तब फ्लक्स, जब बाहर निकलेगा तब। तो हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी, तो फ्लक्स, तो फ्लक्स, यहाँ पे देखो। अब इसकी जगह आकृति कैसी भी हो सकती है बेटा, गोल भी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है, या कोई वर्ग हो, सॉरी घन हो सकता है। तो फ्लक्स कैसा होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस डायरेक्शन में, और क्षेत्रफल सदिश इसका होगा इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो इसलिए थीटा हो जाएगा, तो फ्लक्स, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 180। इसका मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा माइनस ई, मतलब जहां पे प्रवेश करेगा वहां माइनस ई होगा, माइनस ई ए। क्लियर है ना। उसके बाद जहां से बाहर निकलेगा, तो हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, जब जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकले तो थीटा बराबर 0। ठीक है, तो थीटा बराबर 0। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, और आपने क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है। तो ठीक, ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक, एक होता है। तो फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए। देखो इसका मतलब प्रवेश, जब प्रवेश करेगा, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है कि जब प्रवेश करे तो ऋणात्मक, ऋणात्मक, और जब बाहर निकले वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिख देना बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बाहर निकले तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसमें एक लाइन में यहाँ पे ऐसे याद रखो, जैसे प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा तो माइनस, और जब बाहर निकलेगा
तो धनात्मक। क्लियर है। और नेट अगर फ्लक्स पूछ ले, नेट फ्लक्स अभी बताया जाएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे तो बताया जाएगा। नेट फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए माइनस का और ई ए और कट के क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना। इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 हो। तो अगर बाह्य रखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट में लिख सकते हैं नोट में कि यदि किसी 3D आकृति के बाहर, 3D मतलब एक गोला हो सकता है, एक घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है ना। तो यदि एक किसी 3D आकृति के बाहर आवेश रखा है तो उस आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये सब आपको याद रखना है। तो आज यहाँ तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और भैया सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिले जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली रूप से पूछा जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर चुके थे, वैद्युत फ्लक्स कब न्यूनतम होगा, कब मैक्सिमम होगा, और कुछ उससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां है ना। अब आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय, जो कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताती है। दूसरी बात है कि गॉस प्रमेय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉस प्रमेय से ही हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि गॉस प्रमेय क्या है, गॉस ने क्या कहा, तो गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मतलब ये बच्चों की जैसे मान लो कि एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश है वो है Q0। क्या है? Q0। तो अगर फ्लक्स पूछा जाए तो फाई ई बराबर होगा क्यू नेट लिख सकते हैं, Q नेट अपान 1/ε। मतलब ऐसे कि फाई ई बराबर होगा Q इंटू 1/ε। ये कहा गया ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q इंटू 1/ε0 गुना, तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो गया Q नेट अपान ε0। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसकी उपपत्ति के बारे में। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले एक हम सर्किल ले लेंगे, गोला लेंगे। ठीक है, इस गोले पर अल्पांश क्षेत्रफल, इसकी रेडियस r है, और इस गोले पर अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा वो बाहर की ओर जाता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्रफल हमने अल्पांश लिया है, क्या लिया है बेटा? अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। तो अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल हो गया।
तो ये भी बाहर की ओर जाएगा, जिसे हम डी ए नाम दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो सदिश है वो पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं चाहे क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ये क्लियर है? मतलब देखो, अगर मान लो छोटा सा क्षेत्रफल, इस हथेली को मान ले ऐसे रखें, तो इसका क्षेत्रफल सदिश देखो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हमने रखा, तो ऐसे देखो, ऐसे होगी हथेली तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे होगा तो बाहर की ओर, जैसे इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश ऐसे। क्लियर है ना? तो वैसे ही यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश भी हो गया। क्लियर है? अब देखो, हमें पता है कि यहां से गुजरने वाला, तो हम लिखेंगे अतः डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स हम लिखेंगे फाई ई। अब देखो अल्पांश लिए है ना बेटा, तो जो आपका फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्पांश। अगर ए क्षेत्रफल हो तो आप ए लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर बराबर ई डी ए, ऐसे। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा बराबर बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा भाई। तो हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस जीरो। और कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो बेटा होती है कितनी, एक। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। कॉस जीरो की वैल्यू एक। तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है? अब हम करेंगे बेटा समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संपूर्ण निकालना है और यहाँ पर डी ए जो है वो अल्पांश है, तो हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन का साइन लगा देंगे दोनों ओर, यानी दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब जो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो भैया समाकलन का साइन लगाएंगे, है ना? तो समाकलन का साइन लगा दीजिए। तो समाकलन का साइन लग गया, डी फाई ई हो गया, और यहाँ पर समाकलन ई डी ए। क्लियर है ना? अब देखो, यहाँ डी फाई का समाकलन फाई कैसे, आप याद रखो, जैसे dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, dz का समाकलन z, तो उसी प्रकार डी फाई का समाकलन फाई। क्लियर? और dA का समाकलन जैसे याद रखो। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई। अब देखो यहाँ पर ये सब मिलकर डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, यहाँ सब क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब देखो ई, जहाँ ई बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्यू, इससे दूरी कितनी है बेटा, आर, और क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर, सब पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका समाकलन करेंगे तो ए आएगा, और ए जो है वो है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये पूरा? तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इनटू में रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस प्रमेय। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब मान लो कि कुल आवेश क्यू नॉट है, तो यहां से हम अगर निकालें तो क्यू बराबर होगा, फाई ई बराबर होगा क्यू, और गुना, मतलब जैसे कह रहा है 4 गुना हो, 5 गुना हो, तो 4 गुना 5 गुना कैसे करते हैं, 4 गुना है तो
4 टाइम्स कर देते हैं, मतलब 4 से गुणा कर देते हैं, जितना गुना होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1/(0) गुना है, तो 1/(0) से क्या कर दिया, गुणा कर दिए। जब 1/(0) से बेटा गुणा किया गया तो फाई ई बराबर आ गया, फाई ई बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस प्रमेय है। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक हम गोलाकार पृष्ठ लेंगे, गोलाकार, कैसा, गोलाकार, और उस गोले के पृष्ठ पर मान लेंगे केंद्र में प्लस क्यू आवेश है, उसे r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र ई मान लेंगे, है ना, जितनी रेडियस है, मतलब जितनी उसकी रेडियस है उस पर वैद्युत क्षेत्र ई है, क्लियर है ना। यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंबित होती है। मान लो ऐसे हाथ रखेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल उधर जाएगा, अगर ऐसे कहीं ऊपर लेते तो कहाँ जाता, ऊपर, ऐसे नीचे, क्लियर है ना। तो अभी देखो यहाँ पे डीए और ई के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, क्लियर है। अब देखो, अतः डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, बेटा ये परिभाषा से इसका फार्मूला जो है प्रीवियस जो इसके पहले लेक्चर बताया गया उसमें लिखवाया गया, डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, क्लियर, डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा जो है ना 0 है, थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 तो हमने 1 रख दिया, तो डी फाई बराबर हो गया ई डी ए, है ना। अब देखो जब ई डी ए हो गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो जैसे डी फाई का समाकलन फाई, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का समाकलन वाई, डी जेड का समाकलन जेड, उसी प्रकार डी फाई का समाकलन फाई, ऐसे याद रखो। ई डी ए मतलब ई तो आपका वैसे रहेगा, और डी ए का समाकलन करेंगे तो डी ए का समाकलन ए, जैसे डी फाई का समाकलन फाई वैसे डी ए का समाकलन ए। अब देखो जहां ए बराबर है 4πr², तो ई बराबर 1/4πε0 q/r² होता है, तो ई की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1/4πε q/r², और जहां पे ए है वहां पे रखेंगे 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, q/ε0 आ गया, यही गॉस प्रमेय, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई समस्या है तो उसमें कमेंट करें। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सघन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम बात कर चुके थे गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग भी हो गया था। आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के सेकेंड अनुप्रयोग के बारे में, किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस जो थ्योरम है उसका जो हम कह सकते हैं, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में जब भी हम कुछ निकालेंगे तो एक ही राशि निकल के आती है, वो है वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। गॉस प्रमेय का आपका कौन सा अनुप्रयोग है बेटा, ये गॉस प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समतल आवेशित चादर ले लीजिए, समतल आवेशित चादर, ये आपकी हो गई समतल आवेशित चादर। मान लेते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज है ना, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इस प्लेट के कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो ये कि वैद्युत क्षेत्र बेटा जी ज्ञात तो हो सकता है, लेकिन इस प्लेट से कितनी दूरी पर ज्ञात करना है ये बात भी तो ध्यान में रखनी है। मान लेते हैं कि इस प्लेट से x दूरी पर ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे इस प्लेट से, और ये प्लेट बेटा ऐसे नहीं रखी, प्लेट ऐसे रखी हाथ की दशा को देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इधर से x दूरी पर यानी 10 सेंटीमीटर, तो x दूरी अगर इधर भी होगी तो x दूरी इस साइड में भी होगी, क्लियर है। तो इस प्लेट के दोनों ओर, मतलब ये प्लेट ऐसे रखी है, इधर भी x दूरी और इधर भी x दूरी। मान लेते हैं कि हमको जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो x दूरी पर ज्ञात करना है। इधर से भी कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है ना, और इधर भी कितनी दूरी पर, x दूरी पर, तो कितनी दूरी पर, x, दोनों ओर। और कैसा, ये मान लीजिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, क्या मान लेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि माना समतल प्लेट्स के दोनों ओर है ना, दोनों यानी इस दिशा में भी और दूसरी, मतलब ये समतल प्लेट इधर भी और इधर भी, दोनों ओर x, हाँ दोनों ओर x लंबाई तथा a अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसियन
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, है ना। अब देखिए, ये तो आपने मान लिया। प्लेट पर जो आवेश है बेटा वो क्यू है, प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू। प्लेट पर आवेश क्यू, ठीक है। अब देखो x दूरी पर तुमको बेटा ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो चलो बात कर लेते हैं ये और ये, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो बेटा जितना ये होगा उतना ये होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पर अल्पांश क्षेत्रफल हम ले लें डी ए, क्या ले लें, डी ए। अब देखो हथेली को देखना, अनुप्रस्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से, तो अल्पांश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस मार्कर की डायरेक्शन में, ऐसे, क्लियर है ना, ऐसे होगा, यहाँ ऐसे। तो ये हो गया डी ए, यानी किसकी डायरेक्शन, क्षेत्रफल की डायरेक्शन, क्लियर है ना। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो यहां पर हो गया क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, जिसे हम लिखेंगे डी ए, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से बाहर की हो जाता है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी ई, क्लियर है ना। और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र प्लस में डायरेक्शन में जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्लस है हमेशा वैद्युत क्षेत्र बाहर की होता है। अगर हम इसके जो ये बेलन है बेटा, ये वाला बेलन है, अगर हम इस बेलन के बारे में बात करें तो इसका जो ये वाला पृष्ठ है ना, इस पर हम एक अल्पांश लंबाई ले लें, अल्पांश क्षेत्रफल ले लें डी ए, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो मान लो अल्पांश से हाथ देख लो, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऊपर की ओर डी ए, क्लियर है ना, है ना। अब देखो तो यहां पर अगर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90, क्लियर है ना। मतलब ये जो वक्र पृष्ठीय भाग है वहां पर जो एंगल और जो डीए है उसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। मतलब ये कि कह सकते हैं बेटा कि वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय भाग तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 हमेशा। यहां पर अगर बात करेंगे तो देखो ऐसे डीए नीचे की ओर होगा और एंगल ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर भी, तो जहां पे 90 होगा तो वहां पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 0। ये वक्र पृष्ठीय भाग का है, किसका बेटा, वक्र पृष्ठीय भाग का, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय भाग का, क्लियर है। अब क्या करना है हमको, हमें निकालना है इसके इस भाग का बेटा, है ना। तो हम लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्लियर है, कुल वैद्युत फ्लक्स। देखो अब कुल वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है बेटा, तो यहां पर देखो इस वाले भाग का वक्र पृष्ठीय भाग का तो 0 हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर, अब देखो अल्पांश डी ए है तो हम क्या लिखेंगे, ई समाकलन ऑफ डी ए, इस वाले पृष्ठ का, क्लियर है ना। इसका भी तो होगा बेटा, एक ये सिरा इस वाले सिरे का और इस वाले सिरे का, तो प्लस ई डी ए, और डी ए का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा बेटा ई ए प्लस ई ए, तो ये बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर 2EA, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए गॉस प्रमेय से तो हम निकाल दिया, अब गॉस प्रमेय लगाएंगे, तो गॉस प्रमेय से जब गॉस प्रमेय की बात करेंगे तो फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां एक बात और है बेटा, आपको ये बात याद रखनी होगी, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, तो Q बराबर हो जाएगा ए सिग्मा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान, Q की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, ए सिग्मा, Q की जगह क्या रखेंगे, ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण सेकंड,
समीकरण सेकंड। क्लियर है? और समीकरण फर्स्ट आपका ये हो गया समीकरण सेकंड, और ये आपका समीकरण है फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो हम क्या करेंगे, समीकरण, एक सेकंड जरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ध्यान से समझिएगा इस बात को। फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट क्या बेटा, फर्स्ट है 2EA बराबर ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया तो E बराबर हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल फार्मूला हो गया, यही आपका फाइनल फार्मूला। ये पूछा जाता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, मतलब ये किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से थोड़ा सा। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समतल प्लेट ले लेंगे जो कि मैंने बनाई है समतल प्लेट। अब देखो समतल प्लेट है बेटा ऐसे है, तो इसे x दूरी मतलब ऐसे और x दूरी ऐसे है ना, दोनों और x दूरी का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा इसके सिरों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इक्वल होगा, मतलब इधर भी ये a रहेगा और इधर भी a रहेगा, मतलब इनकी समान रेडियस होगी, रेडियस समान होगी। क्लियर है ना? तो x लंबाई का तथा समान रेडियस का दोनों ओर x लंबाई का हम गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा। क्लियर है ना? अब क्या है कि वक्र पृष्ठीय भाग तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो एंगल बनता है कहीं पर, वक्र पृष्ठीय भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है वो सूक्ष्म लेंगे, ऊपर की ओर डीए जा रहा है तो हमें थीटा 90 बन रहा है, यहां पर भी थीटा 90 बन रहा है, यहां पर भी थीटा 90 बनेगा और यहां पर भी थीटा 90 बनेगा। इन दिस कंडीशन हम यहां इस वाले की बात कर रहे हैं बेटा, तो हर कहीं जितने भी वक्र पृष्ठीय भाग का होगा वहां से जो गुजरने वाला फ्लक्स है ना, वक्र पृष्ठीय भाग से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो जीरो, क्या होगा, जीरो। तो बचेगा कहां से, बेलन के सिर्फ सिरों से, तो वही हमने लिखा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बेटा इसके वक्र पृष्ठीय भाग से तो जीरो हो गया, तो बचा कौन सा, फिर सिर्फ बचा ईडीए और ईडीए। क्लियर है ना? तो ईडीए ये वाला और ईडीए इधर से, तो ईडीए और ईडीए मिल जाएगा तो टोटल हो जाएगा ई 2डी। अब डीए का अगर समाकलन करेंगे तो ए आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2EA, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है कि गॉस प्रमेय में बताया गया था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा है फाई बराबर Q/ε0। हमने Q बराबर वैल्यू रख दी, Q बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो यहां से Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा A सिग्मा। हमने वैल्यू रखी फाई बराबर A सिग्मा अपान एप्सिलॉन, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि जहां पे फाई ई है और यहां भी क्या है फाई ई, तो 2EA बराबर हो जाएगा A सिग्मा अपान एप्सिलॉन, वही हमने रख दिया 2EA A सिग्मा अपान एप्सिलॉन, A से A कैंसिल हो गया, E बराबर हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल एक बार आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे किसी दो समतल आवेशित प्लेटों के मध्य एवं बाह्य क्षेत्रों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, दो समतल आवेशित प्लेटें ले लेंगे। मान लेंगे हमारे पास दो समतल आवेशित प्लेटें हैं, दो समतल आवेशित प्लेटें है ना बेटा, दो समतल प्लेटें, और इन प्लेटों पर बहुत विशेष कुछ स्थितियां भी बाद में बात करेंगे। मान लेते हैं एक पर प्लस चार्ज है, एक पर कैसा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और एक पर माइनस चार्ज है। मतलब एक प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट है जिस पर माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, सेम। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस वाली प्लेट का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए मान लो, और इसका भी जो क्षेत्रफल है प्लेट का क्षेत्रफल वो ए। ध्यान से समझिएगा, ये प्लेट का क्षेत्रफल है बेटा, ये क्या है,
क्षेत्रफल। तो अब हमको निकालना है, ये भी क्षेत्रफल है, क्या निकालना है, यहाँ इस प्लेट के मध्य बाह्य क्षेत्र। तो मध्य की बात करें, ये प्लेट का मध्य क्षेत्र होता है, प्लेटों के मध्य, ये है प्लेट का बाह्य क्षेत्र और ये दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र। तो आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, एक आपका P, एक Q और एक R। इन तीनों बिंदुओं पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम बात करें किसी यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पृष्ठीय यानी प्लेट A अगर ये है, मान लो ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, तो प्लेट A का पृष्ठीय आवेश घनत्व, बेटा पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर सिग्मा ए, है ना, सिग्मा ए मान लो कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, तो बस ये मैंने कह दिया कि क्षेत्रफल सिग्मा ए बराबर क्यू अपान ए, है ना। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी, तो बी पर, ए पर तो हो गया, अब हम बी पर निकालेंगे, तो सिग्मा बी बराबर क्यू अपान ए, ये ए लिखेंगे जो ए पर आवेश है, जो बी पर, क्लियर है ना। अब क्या है, किसी प्लेट के गौर, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले मैंने बताया है, किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना प्लेट ए के लिए, तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट किसका, प्लेट ए का। और अगर बात करें प्लेट बी के लिए, तो बी बराबर इस वाली प्लेट के लिए सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि क्यू ए और क्यू बी समान है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू ए क्यू बी बराबर है क्यू, और पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, अतः क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, समान। और अगर क्षेत्रफल समान है ना, तो सिग्मा ए बराबर होगा सिग्मा बी और बराबर होगा सिग्मा के। ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान हो, है ना। अब देखो, अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बाहर जाएगा और माइनस की ओर जाएगा, मतलब प्लस चार्ज दूर जाएगा, माइनस अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों की जो ई ए और जो ई बी है उनकी डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, सेम। तो हम कह सकते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र कहां पर बेटा, मध्य में, है ना, कहां पर, मध्य में, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, E बराबर होगा ई ए प्लस ई बी, सिग्मा अपान, यहाँ पे देखो सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों बराबर है। अब हाँ, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, ठीक है। ये मध्य की बात हो गई, मध्य। लेकिन अगर बाह्य की बात करें, बाह्य मतलब P और Q पर, तो जब P और Q की बात करेगा, जब Q की बात करेगा ना बेटा जी, तो बाहर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखो, प्लस से वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर जाता है, E और माइनस की ओर जाता है, तो E भी सेम यहां पर भी रहेगा, R पर E A और E। अब यहाँ पर जरा कंपेरिजन करिए, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, और बेटा विपरीत होने पर, विपरीत यहाँ पर, विपरीत होने पर जब भी तीव्रताओं का परिणामी निकालते हैं तो उनको हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर रूल कहता है, वेक्टर सदिश का नियम कहता है कि अगर कोई राशि सदिश है तो उनका परिणामी निकालना है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जोड़ दो, और अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, तो उनको घटा दो। तो हम लिखेंगे क्या,
लिखेंगे ई बराबर पी पर चाहे निकालो या क्यू पर, बात देखिए दोनों के एक साथ निकाल दें, तो क्यू ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 0। मतलब प्लेटो के यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लेटो के बाह्य क्षेत्र में सिग्मा बराबर 0 होगा, प्लेटो के बाह्य क्षेत्र में सिग्मा बराबर 0। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक प्लेट पर प्लस चार्ज हो, दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज हो, और इसके साथ में जो आवेश है पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या होना चाहिए बेटा बराबर। मान लो सिग्मा ए और सिग्मा बी बराबर नहीं है, तो फिर आपको ये वैल्यू जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसीलिए हमने लिख दिया था कि मान लो बराबर नहीं है तो फिर सिग्मा ए की जगह क्यू ए अपान ए रखेंगे और सिग्मा बी की जगह क्यू बी अपान ए रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके वहां पे तब कभी भी तीव्रता शून्य नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ तीव्रता शून्य हो, क्लियर, सॉरी कुछ तीव्रता हो, ठीक है ना। तो अब चलो बात करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 1 क्या कह सकते हैं इसमें लिख सकते हैं कि नोट क्या प्लेटो पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, समान हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, समान हो, तथा प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो बेटा, समान हो, तथा प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, प्रकृति विपरीत हो। तो ये सब कुछ लग सकता है। मध्य ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाह्य क्षेत्र में बाह्य ई बराबर 0, ठीक है। मतलब ये तभी पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यदि अगर आपसे थोड़ी देर के लिए कह दे कि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है परंतु प्रकृति विपरीत की बजाय प्रकृति क्या है बेटा, समान है, तो उस कंडीशन में एक ये नोट में याद रखना है आपको, पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1 याद रखना है। अब दूसरा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको मिटा सकते हैं, चलो दूसरा सेकेंड पे हम बात करें, नोट नंबर प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, परंतु प्रकृति विपरीत की बजाय प्रकृति क्या हो बेटा, समान, परंतु प्रकृति समान। इसका तात्पर्य यह है, छोटी सी प्लेट बनाकर मैं समझा रहा हूं, है ना। प्रकृति समान का मतलब है कि यहां पर प्लस चार्ज है और दूसरी प्लेट पर भी कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज है। समान का मतलब है दोनों पर प्लस प्लस हो या दोनों पर माइनस माइनस हो, क्लियर है। और विपरीत का मतलब है एक पर प्लस हो दूसरे पर माइनस, या पहले पर माइनस हो दूसरे पर प्लस हो, ऐसा हो सकता है। समान का मतलब है इस पर प्लस या माइनस माइनस, क्लियर है। तो यहाँ पर ई बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ई बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन है, इसको न्यूमेरिकल पूछता है तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल डेरिवेशन। तो जैसा कि आज का टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट में, है ना। इसीलिए मैं बहुत ही एक एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ ताकि आपको विधिवत समझ में आए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर पटेल आपका स्वागत करता हूँ सघन फिजिक्स क्लासेस पर।
तो जैसा कि हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम सब बता रहे थे, 2 दिन लेक्चर नहीं हो पाया, क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू था। तो आज से रेगुलर अब कोई दिक्कत होनी नहीं है जहाँ तक। अब आज हम एक नया लास्ट और कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्टली पूछा ही पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं एक समान आवेशित अचालक, ये बेटा एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है और अचालक है, मतलब यहाँ से चार्ज आ जा नहीं रहा है या स्थिर चार्ज, इस पर जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज रेस्ट पोजीशन में स्थित है। किस पोजीशन में बेटा? रेस्ट पोजीशन में स्थित है, रेस्ट पोजीशन में स्थित है ना, रेस्ट पोजीशन में स्थित है। ठीक है। अब क्या है कि इस गोले के कारण 3 जगह आपसे पूछ सकता है। कहां कहां पर पूछ सकता है? एक तो पूछ सकता है इसकी सतह पर, ठीक है, एक पूछ सकता है बाहर, और एक पूछ सकता है गोले के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको इधर मान लें, गोले के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। गोले की अगर बात करेंगे पृष्ठ पर, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान ले बेटा? स्मॉल आर। और अगर बात करें इस पॉइंट की दूरी, तो इसको हम मान सकते हैं कैपिटल आर। क्या ले सकते हैं? कैपिटल आर। और इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें, और ये सेंटर ओ है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से यहां पर, इस पॉइंट से ओ सेंटर से यहां पर, तो इसको हम मान लें पी क्यू और आर, मतलब 3 पॉइंट पी क्यू और आर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना एक आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है? बोला है जिस पर कितना चार्ज रखा है बेटा? प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, उपस्थित है। अब क्या है कि गोले के सेंटर से या केंद्र से, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? गोले केंद्र से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना बेटा? इसको आर ना लो क्योंकि आर में रेडियस मान लेंगे, तो इसको हम क्यू मान लें, है ना, क्यू। तो क्यू वहां पर है, अरे यस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस भिन्न होना चाहिए तो यस। हाँ, आर दूरी पर बिंदु पी है गोले के केंद्र से, और क्या है बेटा? गोले के आंतरिक भाग में, गोले के अंदर अंदर क्या है? बिंदु एस है ना, जिस पर तीव्रता निकालना है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है। ये बेटा थ्योरी, सामान्य से थ्योरी है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो जिस बिंदु पे निकालना है, तो सबसे पहले बाह्य क्षेत्र अर्थात पी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बाह्य क्षेत्र पी, बाह्य क्षेत्र बिंदु पी है ना, बिंदु पी लिख लो, हमने बिंदु मान लिया है तो बहुत थोड़ा सा समझने में आसानी हो सकती है। बिंदु पी, बाह्य क्षेत्र बिंदु पी। अब देखो क्या करेंगे, इस बिंदु पी से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे बेटा? परिकल्पना कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं बिंदु पी से होकर जाने वाले, बिंदु पी से होकर जाने वाले आर त्रिज्या की
आर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करने पर ठीक है, हो गई परिकल्पना बेटा आर त्रिज्या का। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम गॉस प्रमेय लगाएं। गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और क्या है ना कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी तो होती है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, गॉस प्रमेय हो गई बेटा। अब फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, थीटा बराबर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई और एक ए कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0, ठीक है। तो कॉस इक्वल से हम चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई ए, क्लियर। जहां ए, अब बेटा सोचना है ये गोला है और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई, ये बताओ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया लेंगे बेटा। इसका लेंगे गॉसियन, यानी ए जो है वो गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। ये किसका है? गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड और ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको बेटा यहाँ पे देखो क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र को तो यही रखेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे लिख दो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल हो गया। अब देखो यहां पर अगर गोले के पृष्ठ पे कह दे, गोले के पृष्ठ पर तो तो अगर ये बेटा गोले के पृष्ठ पे कह दे तो ये जो पी पॉइंट है ये उठ के कहां पर आ जाएगा? क्यू पर। तो यहां पे हो जाएगा क्यू पर। तो ये दूरी जो आर थी वो स्मॉल आर हो जाएगी, यानी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर। तो बस वैल्यू रख दो, हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और आर की जगह हम लिख देंगे स्मॉल आर। ये हो गया गोले के पृष्ठ पर। नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और लास्ट गोले के अंदर है ना, तीसरा पॉइंट है गोले के भीतर। गोले के भीतर कौन सा पॉइंट बेटा है गोले के भीतर? गोले के भीतर है एस बिंदु पर। इसके लिए क्या करेंगे? देखो इसके लिए सिंपल सी बात है भाई, एस से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एस से होकर जाने वाले एक्स त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना
करने पर बेटा, फ्रेम चेक कर लेता हूँ एक बार, करने पर यहीं पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, जब परिकल्पना की बेटा तो तुमको समझना है कि यहाँ पर फ्लक्स निकालो, तो फाई ई बराबर परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर होता है ई ए और थीटा। अब क्या है बेटा कि जब फ्लक्स निकालेंगे तो देखो आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर, तो आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फाई ई बराबर, या इसको ई ना देखो, ई तो तुमको 0 लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी गलती हो गई थी, वो ई नहीं पहले, तो हम क्या करेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्लियर है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इसमें थीटा वैल्यू नहीं रख रहा है। अब देखो गॉस गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये सोचो कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है नहीं है, तो क्यू इक्वल टू क्या है, 0। क्या है, 0। तो क्यू अगर 0 है तो फाई ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर 0 रखेंगे ना बेटा, तो 0 0 हो जाएगा। अब जब 0 फाई ई 0 हो गया, तो समीकरण फर्स्ट में इसका मान, फाई का मान रखने को, तो 0 बराबर ई ए कॉस थीटा, मतलब ई बराबर 0, बस फाइनल, मतलब गोले के अंदर यहां पर ई बराबर 0, क्लियर। ये आपका देख लेते हैं, ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट, आपका स्वागत है सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, इसके पहले हम गॉस प्रमेय के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, तो गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं बेटा वो 3 हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक अनंत लंबाई की अचालक। 3 अनुप्रयोग हैं, अनंत लंबाई की अचालक, अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। बेटा एक बात और है कि गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या ज्ञात किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, क्लियर है ना। और सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्लियर है। तो गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। उसके बाद जो सेकंड अनुप्रयोग है वो है आपका किसी समतल चादर के कारण, है ना। तो पहले एक एक अनुप्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग जो है वो है अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो पहले तो अनंत लंबाई की अचालक क्षण लेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है, ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है ना बेटा जी। ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है, अनंत लंबाई की अचालक क्षण है, इसको बंद मत करिएगा। अब क्या है कि इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। अनंत लंबाई की अचालक मतलब समझते हैं, मतलब ये जो चार्ज है ये प्रवाहित नहीं हो रहा है बेटा, ये जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है बेटा, है ना। चार्ज कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। चलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चालक ये रेस्ट पोजीशन में है, समझिएगा बात को, ठीक।
अब क्या है कि इससे इस चालक से आर दूरी पर, इस चालक से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है पी, और इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसके चारों ओर आर रेडियस का और एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, वो भी कैसा, बेलनाकार, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, है ना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर, है ना, कितनी त्रिज्या का, ज्ञात करने के लिए आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या होगी, एल लंबाई का, मतलब बेटा ये कि जितनी दूरी पर तुमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, रेडियस हमेशा उतनी लेना है। अगर आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर लेना है, तो जितनी दूरी पर ज्ञात करना है। एल लंबाई का एक कैसा गॉसियन पृष्ठ, कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ की क्या करना है, पृष्ठ की परिकल्पना करना है, परिकल्पना करना है। ये आपको याद रखना। कितनी त्रिज्या का बेटा, आर त्रिज्या, मतलब जितनी दूरी पर तुमको ज्ञात करना है उतनी ही त्रिज्या का। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल, लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल। चलो मान लेते हैं ये आपका ये ऐसे, ये से, और ये भी आपका ऐसे, है ना। मान लीजिए अब क्या है, जो कुछ हमने लिख लिया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 3 भाग हैं। ये जो बेलन का ये वाला भाग है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक बेटा। ये जो है ये है निचला सिरा, निचला सिरा, और ये जो है वो है ऊपरी सिरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लो, यानी किस पर, वक्र पृष्ठीय भाग पर। तो वक्र पृष्ठीय भाग पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, डी ए वन, डी ए वन। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि बेटा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी सेम, क्योंकि प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। और डी ए, हाथ को देखो, हमारे हाथ को, तो डी ए उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर। तो डी ए भी बाहर की ओर। डी ए बेटा अल्पांश क्षेत्रफल है, डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे जिसकी, अब देखो यहाँ पर ऐसे है हथेली ऐसे, तो डी ए कहाँ होगा, नीचे की ओर, अल्पांश, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए टू। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें डी ए थ्री, क्यों, यहाँ पर हथेली ऐसे रखो तो क्षेत्रफल किसका होगा, ऊपर की ओर, तो डी ए थ्री ऊपर की ओर, और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, यानी E। अब यहाँ पर तुमको एंगल क्लिक पता हो गए सभी भागों, यानी ऊपरी सिरे में थीटा कितना बन रहा है बेटा, ऊपरी सिरे में जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 90, निचले सिरे में थीटा कितना बन रहा है 90, और यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 0। क्लियर है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि इस पृष्ठ से, यानी गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से, पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स, तो बेटा जो कुल निर्गत फ्लक्स होगा, यानी नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अब तुमको समझना पड़ेगा कि फाई ई बराबर, अब देखो समझना ये है बेटा कि यहाँ पर डी ए वन है, यहाँ पर ई डी ए टू है ना, तो ये परिभाषा से है। तो देखो फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम डी फाई ई लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिख सकते हैं ई, क्या लिखेंगे, ई डी ए वन कॉस थीटा
प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए टू कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे ई डी ए थ्री कॉस थीटा, सब जगह। मतलब हमने पहले यहां से लिया तो क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, बताया गया है। तो अगर ई डी ए कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर कितने डी ए, कितने अल्पांश है, 3। एक यहाँ पर डी ए वन कॉस थीटा ये हो गया, एक यहाँ पर डी ए टू कॉस थीटा ये हो गया, एक यहाँ पर डी ए थ्री कॉस थीटा ये हो गया। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 90। देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90 और यहाँ पे थीटा कितना है 0। अब क्या है कि जहां पर 0 है तो हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर, अब देखो जब डी फाई ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए वन कॉस 0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, कॉस क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 0, क्योंकि कॉस 90 बराबर क्या होता है 0 होता है बेटा, क्या होता है 0। अब देखो, अब हम इसका करें समाकलन, क्या करें समाकलन, तो जैसे समाकलन करेंगे तो डी फाई, हम लिखे रहे हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए वन। अब दोनों पक्षों का समाकलन करो, दोनों पक्षों का समाकलन करने जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बेटा तो यहाँ पर फाई ई का यानी समाकलन का साइन लगाएंगे पहले, है ना। तो डी फाई ई का समाकलन क्या होगा, फाई ई होगा, क्या होगा फाई ई, और ई तो रहेगा, और डी ए वन का समाकलन हो जाएगा ए वन, जहां ए वन बराबर होगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ए वन बराबर कितना हो गया, अब देखो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यही तो है ये, तो इसका वक्र पृष्ठ ये वाला भाग बेटा, और वक्र पृष्ठ जो होता है पृष्ठ का वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ मैंने लिखा है, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो उस वक्र पृष्ठ की भाग का होता है 2 पाई आर एल, एच होता है लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या है, होता क्या है 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई क्या है एल है, लंबाई क्या है एल है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्लियर है, वैल्यू रखो फाई ई बराबर 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, या तो समझ आया, इक्वेशन फ्रेम से कर लेता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, यहां पर हमको क्या करना है कि गॉस प्रमेय लेना है, तो गॉस की प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहां लैम्डा बराबर हो सकता है क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर एल लैम्डा। अब सोच रहे होंगे ये क्या है, तो जो बेटा लैम्डा है वो है रेखीय आवेश घनत्व, क्या है रेखीय आवेश घनत्व। अब वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर क्यू अपान एल लैम्डा, एल क्यू की जगह क्या रखेंगे एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे तुलना, क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो हम इसको मिटा सकते हैं, चल समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना करने पर अब फर्स्ट व सेकंड से जब तुलना करेंगे बेटा तो देखो हमको फर्स्ट में क्या मिला है, फाई ई बराबर क्या मिला है, फाई ई बराबर एल लैम्डा, और सॉरी फर्स्ट में मिला है ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर,
यहाँ पे सेकंड में मिला है एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एल से एल कैंसिल हो गया तो ई बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट बटे में रहेगा, और ये 2 पाई आर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 पाई को इधर भेज दो एप्सिलॉन के साथ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा अपान आर को अलग कर दो। क्लियर है ना? तो फाइनली जो फार्मूला आया बेटा वो ये आया, मतलब फाइनली फार्मूला आया ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान, ये है आपका फाइनली फार्मूला। क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है, पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अगर बात करें तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में जो भी पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक तार मान लेंगे, और इससे जितनी दूरी पर हमें आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, पी पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो जितनी दूरी पर बेटा हमको निकालना होता है उतनी ही दूरी, यानी उतनी ही रेडियस का, जितनी दूरी पर निकालना है 10 तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो आर दूरी पर निकालना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर त्रिज्या आर हो जाएगी, लंबाई कितनी एल, तो आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं, जो कि मैंने इस चित्र में बनाया है। अब यहाँ पर 3 क्षेत्रफल लेंगे, एक वक्र पृष्ठ भाग का, एक ऊपरी सिरे का, एक निचले सिरे का। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वैद्युत क्षेत्र +4 से बाहर की ओर जाएगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, हाथ को देखो ऐसे, है ना, बाहर की ओर जाएगा। और जब क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो अल्पांश है तो क्षेत्रफल सदिश हाथ की हथेली देखो तो कहाँ जाएगा बेटा, बाहर गया। इन दोनों में दिशा समान है, थीटा बराबर 0। यहाँ पर देखो हमने जो अल्पांश लिया है इसको ऐसे हथेली के जैसे रखो, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। क्षेत्रफल सदिश हमने नीचे की ओर दे दिया, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में आएगा तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो हथेली ऊपर की ओर जाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे ई इस डायरेक्शन में, थीटा बराबर 90। अब देखो जो कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई बराबर ई डी ए1 cos थीटा, यानी इस वाले वक्रपृष्ठीय भाग का, ई डी ए2 मतलब निचले भाग का, और ई डी 3 ऊपरी भाग का। अब जहां जहां 90 है वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ई डी ए1 cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली जो बचा वो बचा डी फाई ई ई डी ए1। डी1 है कहां का बेटा, ये वक्रपृष्ठीय भाग, मतलब ऊपरी भाग का, और निचले भाग का जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, बचेगा कहां का, सिर्फ वक्रपृष्ठीय भाग का। तो वक्रपृष्ठीय भाग का दोनों पक्षों का समाकलन करें तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई हो जाएगा, ई का समाकलन कुछ होगा नहीं तो कांस्टेंट है, ई रहेगा, और डी ए1 का ए1 हो जाएगा। अब जहां ए1 बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की पृष्ठ का वक्रपृष्ठ है, और वक्रपृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई हमने एल मानी है इसलिए 2 पाई आर एल, तो वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब गॉस प्रमेय कहती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां हमको पता है लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल। क्यू की लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन होती है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर एल लैम्डा, तो जहां पे क्यू है वहां पर हमने एल लैम्डा रख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ई 2 पाई आर एल, देखो ई 2 पाई आर एल, जब फाई ई जब इधर वाले पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, और बराबर एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर को बटे में भेजेंगे, बटे में आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर देंगे लैम्डा, और यहाँ पे जो आर है उसको एक साथ करेंगे। फाइनली जो आंसर आया वो आया क्या, ई बराबर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। तो ये हो गया फाइनली गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।